नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं तुलसीराम सिंह यूट्यूब चैनल। मैं बात कर रहा हूं साक्ष्य अधिनियम के बारे में बात करूंगा, यानी एविडेंस एक्ट के बारे में, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि अच्छे से समझ सकें। देखिए, अगर साक्ष्य अधिनियम धारा 27 पे बात करते हैं, हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही कहा कि एक बालिया बयान जो अन्यथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार साक्ष्य में स्वीकार्य है, केवल इसलिए खारिज किया जाएगा क्योंकि यह अभियुक्त की मातृभाषा में दर्ज नहीं किया गया। अदालत एक मलयाली आरोपी द्वारा कर्नाटक पुलिस को दिया गया इकबालिया बयान पर सुनवाई कर रही थी। पुलिस ने आरोपी से सवाल पूछने और उससे जवाब हासिल करने के लिए एक तीसरे पक्ष, जो कि मलयालम जानता था लेकिन उसे पढ़ना या लिखना नहीं जानता था, की मदद ली थी। तीसरे पक्ष ने आरोपी द्वारा दिए गए उत्तर तमिल भाषा में लिखे, जिसे पुलिस ने कन्नड़ भाषा में रिकॉर्ड किया। पुलिस ने दावा किया कि अभियुक्त ने इकबालिया बयान से शव की खोज हुई और इसलिए तर्क दिया कि यह धारा 27 के अनुसार उस हद तक साक्ष्य में स्वीकार्य था। सुप्रीम कोर्ट ने सामने दोषी ने तर्क दिया कि बयान दर्ज करने की प्रक्रिया अमान्य थी और इसलिए इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि अंतिम परीक्षण यह होगा कि अभियुक्त द्वारा बताए गए बयान को नोट किया गया था या नहीं। जब बयान उस भाषा में दर्ज किया जा रहा था जिसे अभियुक्त नहीं जानता है, तो पुलिस द्वारा दो भाषी की सहायता लेने पर दोष नहीं लगाया जा सकता है, केवल इसलिए कि अनुवाद मलयालम से तमिल में किया गया और वह कन्नड़ में लिखा गया था। यह सुझाव नहीं देगा कि इस तरह के बयान को या तो स्वैच्छिक नहीं होना चाहिए या उक्त बयान को अनुचित तरीके से दर्ज किया गया। दुभाषिया ने गवाह के कटघरे में प्रवेश किया और खुद को जिरा के लिए प्रस्तुत किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके साक्ष्य को खारिज करने के लिए कुछ भी सार्थक नहीं मिला। यह अभियुक्त द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है कि पूर्व PW2 के दिए गए बयान को अनदेखा या अस्वीकार या बाहर करना चाहिए, केवल इसलिए कि PW10 यानी 10 दुभाषिया को पता नहीं था कि मलयालम को कैसे पढ़ना और लिखना है। वास्तव में ये PW2 यानी 2 की सामग्री को अविश्वसनीय नहीं बनाता है। एक अपीलीय अदालत के रूप में हाई कोर्ट के पास दोष मुक्त के आदेश को उलटने की शक्ति है, ठीक वैसे ही जैसे कि उसे दोष सिद्धि के आदेश को उलटने की शक्ति है, और दोनों के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा, अपीलीय अदालत अपनी शक्तियों के प्रयोग में बरी करने के आदेश को उलट सकती है और अपीलीय अदालत के रूप में अपनी शक्ति के प्रयोग में हाई कोर्ट पर लगाई गई किसी भी सीमा या प्रतिबंध की संहिता को कोई संकेत नहीं है। दोष मुक्ति के आदेश की अपील और दोष सिद्धि की अपील के बीच निपटने में हाई कोर्ट की शक्ति के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता बड़े पैमाने पर उस साक्ष्य की समीक्षा करने की शक्ति के प्रयोग पर कोई रोक नहीं लगती है जिस पर दोष मुक्ति का आदेश स्थापित किया गया था, और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि उस साक्ष्य पर दोष मुक्ति के आदेश को उल्टा दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसे ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था, और बाद में कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य की एक अपील पर बरी करने को पलट दिया। हाई कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 404 और 419 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उसे साधारण कारावास की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट द्वारा सजा को चुनौती देते हुए आरोपी ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आरोप है कि आरोपी ने
मृतक के फार्म हाउस पर मजदूरी करने के दौरान लोहे की रॉड से उसे मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। उस पर फार्म हाउस से सामान चुराने और अनुचित मौद्रिक लाभ के लिए उसने बेचने का भी आरोप लगाया गया। उस पर यह भी आरोप है कि उसने स्वयं को मृतक का पुत्र बताया और मृतक की संपत्ति को बेचने का प्रयास किया। आरोपी के पुत्र द्वारा दायर शिकायत के परिणामस्वरूप आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस को उस जगह ले गया जहां 100 दफा छिपाया गया था। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को स्थापित नहीं किया और उसे बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने इस आधार पर दोषमुक्ति को उलट दिया कि सबूतों की गलत सराहना की गई और अभियुक्त को दोषी ठहराया गया। अभियुक्त की ओर से पेश एडवोकेट रंजीत बी मारर ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट का आदेश केवल परिस्थितियों जन साक्ष्य पर आधारित था और इसे कायम नहीं रखा जा सकता। राज्य की ओर से उपस्थित एडवोकेट BN रघुपति ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त की सजा को सुरक्षित करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट द्वारा रिकॉर्ड किए गए सामग्री साक्ष्य को नज़रअंदाज कर दिया गया। शीर्ष अदालत ने कहा, कोर्ट के पास ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए सबूतों और निष्कर्षों की फिर से जांच करने का अधिकार है और उसे अपने फैसले में हस्तक्षेप करने का भी अधिकार है। न्यायालय ने यह भी माना कि हाईकोर्ट परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर भरोसा किया जो स्पष्ट रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है। अभियोजन पक्ष ने 2 प्रमुख गवाहों के राज्य के रूप में अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत पर निर्भर था। अभियुक्त को अंतिम बार उसकी मृत्यु के बाद मृतक के घर में देखा गया था। न्यायालय ने कहा, चूंकि अभियुक्त घटना के क्रम के बारे में स्पष्टीकरण देने में विफल रहा, अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपादित अंतिम बार देखे गए सिद्धांत को स्वीकार किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर इनमें से एक गवाह पर विश्वास किया जाए तो जो बयान दिया गया वह सच है, तो अनिवार्य रूप से अभियुक्त पर CRPC की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयान में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने का दायित्व है या इन साक्ष्यों से प्राप्त स्वीकारों से वह परिस्थितियां बताने का जिनमें वह मृतक के साथ था। जब PW 10 और PW 14 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने अभियुक्त को मृतक के साथ देखा था और आरोपी उसके द्वारा विपरीत कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, तो यह अनिवार्य रूप से माना जाना चाहिए कि अभियुक्त आरोप मुक्त करने का भार उतारने में विफल रहा था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 स्पष्ट रूप से बताती है कि जब कोई साक्ष्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है तो उस साक्ष्य को स्वीकार करने का भार उस व्यक्ति पर होता है। अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के स्वैच्छिक बयान पर भी भरोसा किया जिसके अनुसार 100 बरामद किया गया। अभियुक्त ने तर्क दिया कि चूंकि बयान बाद में खारिज कर दिया गया और चूंकि अभियोजन पक्ष ने इसे साबित नहीं किया था, अभियुक्त के बयान को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अदालत ने माना कि हिरासत में बयानों के उपयोग को साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अनुमति दी गई थी और ऐसा कोई अनुमान नहीं था कि ऐसे बयान मजबूरी के माध्यम से प्राप्त किए गए थे। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस हिरासत में एक अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान को अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है। केवल स्वीकार भागों को सबूत माना जा सकता है। साक्ष्य की खोज के लिए प्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व करने वाले अंशों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जबकि शेष भागों की अवहेलना की जा सकती है। अदालत ने माना यह एक प्राचीन कानून है कि अभियुक्त द्वारा दिए गए एक स्वैच्छिक बयान के अनुसरण में उस तथ्य का पता लगाया जाना चाहिए जो केवल अभियुक्त के ज्ञान में था। ऐसी परिस्थितियों में स्वैच्छिक बयान का वह हिस्सा जो एक नए तथ्य की खोज की ओर ले जाता है जो केवल अभियुक्त के ज्ञान में था, धारा 27 के तहत स्वीकार होगा। ऐसे बयान स्वेच्छा से किया जाना चाहिए था और
उसमें बताए गए तथ्य नहीं होने चाहिए थे जो दूसरों के ज्ञान में रहे। इसलिए अभियुक्त के बयान का वह हिस्सा जिसके कारण शव की बरामदगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किया गए परिस्थितिजन्य साक्ष्य में कोई अनियमितता नहीं पाई और अभियुक्त की दोष सिद्धि को बरकरार रखा। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों को नज़रअंदाज किए जाने और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा सबूतों की सराहना में स्पष्ट स्वीकृति होने के कारण हाई कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप किया गया। हाई कोर्ट के फैसले में हमारे हस्तक्षेप के लिए अनियमित रूप से कोई सामग्री नहीं मिली। हमारे हस्तक्षेप के लिए द्वारा उचित परिपेक्ष में संपूर्ण साक्ष्य की पुनः समीक्षा करने पर यह एक सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। उस अभियुक्त ने अकेले ही मृतक श्री जोशी काफन की हत्या की थी। ऐसा कोई अन्य संभावित दृष्टिकोण नहीं है जिसे परिस्थितियों की श्रृंखला में कड़ी में गायब माना जा सकता है। इस न्यायालय का विचार है कि अपील खारिज करने योग्य है और गुणों से रहित हो। अपीलकर्ता की ओर से एडवोकेट रंजीत बी मारर ने जुल्फिकार अली PS लक्ष्मी श्री पी आर लेविना बेबी पेश हुए, जबकि सरकारी वकील BN रघुपत ने मतलब काफ़ी अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था। आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा। ये एविडेंस से रिलेटेड था। अगर ऐसे ही आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए ताकि हमारा जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जय हिंद।